आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएसएसपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस इंग्लिश पेडागोगी में पूछे गए थे, तो आइए पढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एडवांटेज वाइल यूजिंग द टीचिंग ड्राइव मटेरियल फॉर टीचिंग। यानी कि इसमें पूछा हुआ है कि जब हम टीचिंग करते हैं और जब टीचिंग मटेरियल्स को यूज़ करते हैं तो इन ऑप्शंस में से किसमें किसमें इस चीज़ का एडवांटेज नहीं होता, यानी कि उसका नेगेटिव पॉइंट है। तो पहला है कि इंस्टीट्यूशनली प्रिपेयर्ड मटेरियल में इन्हेंस द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई क्या इंस्टीट्यूट इन द सेंस की कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जैसे हो सकती है जैसे सीबीएसई, अगर ये मटेरियल बनाता है तो उससे उसकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी इंस्टीट्यूशन की, बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कमिटमेंट प्रोवाइडिंग मटेरियल स्पेशली फॉर स्टूडेंट। यानी कि अपने जो बच्चों को वो जो मटेरियल प्रोवाइड करेगा टीचिंग मटेरियल्स, उससे क्या होगा, उससे जो कमिटमेंट होगी पढ़ाने की, उनकी बच्चों को समझने की, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। और सेकंड ऑप्शन में है कि क्वालिटी मटेरियल टेक टाइम टू प्रोड्यूस एंड एडोकेट स्टाफ टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज यूज टू बी एलोकेटेड। यानी कि अब क्या होगा कि अगर हम इस टाइप के टीचिंग मटेरियल्स को बनाते हैं तो उससे इसमें क्या बोला हुआ है कि इससे बहुत सारा, पहली बात टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। सेकंड थिंग होगी कि इससे जो रिसोर्सेज होंगे, यानी कि जैसे रिसोर्सेज इन द सेंस कि बहुत सारे पैसों का या फिर इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें एलोकेट करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन में ये बोला हुआ है। और सी में बोला हुआ है कि मटेरियल कैन बी प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली रिलेवेंट टू स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशनल नीड्स एंड रिफ्लेक्ट लोकल कंटेंट इशूज। तो देखो इससे क्या होगा, अगर हम मटेरियल खुद भी करते हैं तो उससे इंस्टीट्यूट का क्या होता है कि उससे जो इंस्टीट्यूट्स की नीड्स होती है और वो डायरेक्टली स्टूडेंट तक हम, मतलब स्टूडेंट की नीड्स के हिसाब से उनको किस टाइप की ज़रूरत है मटेरियल उस टाइप से बना सकते हैं, जो कि लोकल कंटेंट, यानी कि जो हमारे जो समाज में आसपास जिस टाइप का हमको कंटेंट चाहिए, इशूज जो चल रहे हैं उसके हिसाब से हम कंटेंट में मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन ये हो गया। डी में बोला हुआ है कि material produced within the institution can be revised or adapted as needed, giving them greater flexibility। यानी कि इससे क्या होगा कि अगर हम यूज़ करते हैं इस टाइप से मटेरियल को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं खुद के इंस्टीट्यूट में, तो हम कब जब भी चाहें अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो ठीक है, हमने चारों ऑप्शन समझ लिए होंगे अच्छे से। तो देखिए अब इसमें नॉट की बात करें, यानी कि जो एडवांटेज नहीं है। तो देखो पहले में तो भाई एडवांटेज हो रही है कि इसमें जो इंस्टीट्यूट है उसकी रेपुटेशन बढ़ रही है, उसकी जो कमिटमेंट है स्पेशली मटेरियल के लिए वो समझने, बच्चों को समझने में मदद मिलेगा। सेकंड में देखो क्या हो रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि इससे टीचर की जो समय टाइम जा रहा है उसका और जो रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है। तो देखो ये कोई पॉजिटिव पॉइंट तो है नहीं, ये नेगेटिव ही है, यानी कि डिसएडवांटेज है ना, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और सी भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे अगर सी में क्या बोला हुआ था, सी में तो यही बोला हुआ है ना कि अगर हम कंटेंट को यूज़ करते हैं, इशूज को यूज़ करते हैं और लोकल कंटेंट को ऐड कर पाते हैं अगर इन सबको यूज़ करने के बाद, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। और डी में जब बोला हुआ है कि हम कभी भी इसे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स या फिर स्टूडेंट्स की नीड्स के हिसाब से, तो ये भी ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। ओनली नेगेटिव पॉइंट ये हो रहा है कि हम इससे क्या हो रहा है कि टाइम बर्बाद हो रहा है, मतलब स्टाफ का टाइम बर्बाद हो रहा है, रिसोर्सेज भी काफ़ी लग रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो हम यहाँ पे हमारा आंसर नंबर बी ठीक हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में बोला हुआ है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ समेटिव एवोल्यूशन इज, यानी कि इनमें से कौन सा समेटिव एवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि उद्देश्य है। तो पहली बात तो हमारे सामने दो टाइप के एवोल्यूशन होंगे, फॉर्मेटिव और समेटिव। और फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जब हम यूनिट के बाद लेते हैं, मतलब और समेटिव होता है कि जब हम ईयर के एंड में लेते हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप के एवोल्यूशंस होते हैं और जो बच्चों की कैपेबिलिटीज़ को असेसमेंट हम करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है गिविंग फीडबैक टू द स्टूडेंट्स, यानी कि हम बच्चों से फीडबैक उनसे लेंगे, उन्होंने कितना समझा क्या नहीं समझा उस टाइप से। और ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है टेस्टिंग द स्टूडेंट लर्निंग इन मिडल ऑफ द सेशन, यानी कि हम क्या करेंगे ना, स्टूडेंट के इन्होंने कितना सीखा हुआ है उसको हम सेशन के बीच में ही पूछेंगे, यानी कि उनका असेसमेंट करेंगे, उनका टेस्ट लेंगे। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा और ए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो सी में क्या बोला है, सी में बोला हुआ है कि गिविंग रिस्पॉन्स टू द स्टूडेंट्स, यानी कि हम बच्चों के से रिस्पॉन्सेस लेंगे,
फिर डी में है टेस्टिंग द स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स एट द एंड ऑफ सेशन, यानी कि हम ये टेस्ट करेंगे कि बच्चों ने कितना अचीव किया है, इन्होंने कितना समझा है, सीखा है, क्या समझ में आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि समेटिव एवोल्यूशन इन द एंड ऑफ द ईयर लिया जाता है कि हम ये देखते हैं कि बच्चों को पूरा ईयरली, मतलब हम जितना हमने समझाया, उनको पढ़ाया है, जितना उनमें कितना प्रोग्रेस हुई है। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो समेटिव एवोल्यूशन का यही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच ऑफ दिस सेंटेंसेस इज नॉट ट्रू अबाउट द फैक्टर दैट अफेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि इसमें ये बात पूछी हुई है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन इन सेंस की समावेशी शिक्षा होती है, उसके बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको अफेक्ट नहीं करेगी। यानी कि अब बेसिक क्वेश्चन समझते हैं। इसलिए ये बोला कि क्या अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब तो जैसे पहला है कि एक्सपेंसेस आर कंस्ट्रेंट मीट अप टू द नीड ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, यानी कि जो पैसे को हम एक्सपेंस इन सेंस की जो उन पर खर्चा हो रहा है ना, उसको हम कम करेंगे ताकि सभी बच्चों के ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो पहले ऑप्शन में ये बोला हुआ है। दूसरे बी में बोला हुआ है कि डिफरेंटली एबल स्टूडेंट कैन नेवर मेड अप अ पार्ट ऑफ नॉर्मल स्टूडेंट्स इन एनी गिवन क्लासरूम, यानी कि जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम कभी भी एक नॉर्मल क्लास का पार्ट नहीं बना पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन में ये बोला हुआ है। और सी में बोला हुआ है कि सोसाइटी नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़, यानी कि जो समाज एक तरह से किस तरह से इन सब मतलब डिफरेंटली एबल बच्चों, इंक्लूसिव एजुकेशन में किस तरह से डिफरेंट बच्चों को, एबिलिटीज़ वाले बच्चों को अपने नकारात्मक कह सकते हैं रवैया किस तरह से अपनाता है। तो इसमें इसी की बात की गई है। और डी में बोला हुआ है कि असेसिबिलिटी टू स्टूडेंट टू रीच द क्लासरूम, यानी कि हर किसी के पास जो समावेशी शिक्षा में हर किसी के पास इतनी एक्सेसिबिलिटी यानी कि वो इतना अप्रोच नहीं होता है कि वो इन सब क्लासरूम में पहुंच पाए। यानी कि कैसे कि जैसे गरीब लोग होते हैं तो वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन में आएंगे, या फिर मार्जिनाइज्ड हो गए तो वो लोग आ ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास स्कूल या फिर दूर होता है, या फिर और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती है। तो यही बात बोल रहे हैं कि ये उनके वो एक्सेस ही नहीं कर सकते क्लासरूम में आने को। तो देखिए, तो बेसिकली क्वेश्चन में तो ये पूछा था कि कौन सा अफेक्ट करता है। तो देखो, फंड अफेक्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट करता है, क्या कह सकते हैं कि टीचर्स अफेक्ट करते हैं स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो जो ऑप्शन नंबर बी है बोल रहा है कि तो एक्सपेंसेस की बात तो फर्स्ट में हो गई है, ए में हो गई है। सी में देखिए नेगेटिव एटीट्यूड की बात हो गई है, जो सच भी है कि समाज किस तरह से एक नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, और कहीं ना कहीं ये इंक्लूसिव एजुकेशन में देखा भी जा सकता है। डिफरेंटली एबल्ड के प्रति जो रवैया है, उनको नॉर्मल स्कूल में पढ़ना अलाउड नहीं करना इस टाइप से। और डी में भी देखिए कि ये भी बात अफेक्ट करती है कि उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते, इतना वो नहीं होता कि वो स्कूल तक पहुंच सके। तो बट ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें जो बोला हुआ है कि जो डिफरेंटली स्टूडेंट है वो कभी भी पार्ट नहीं बन सकते नॉर्मल स्टूडेंट का, तो ये गलत है बिल्कुल भी, क्योंकि वो पार्ट बन सकते हैं अगर हम सही अप्रोच लेके चलें और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट बन सकते। इवन जो ब्लाइंड पीपल्स तो होते हैं, या फिर कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट का होता है, उनको जो हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करके ब्लाइंड लोगों को हम लोग उनकी हिसाब से उनको कंप्यूटर से पढ़ा सकते हैं, उनको टाइपिंग के सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करके उनको एक पार्ट बना सकते हैं। जो बच्चे जो चल नहीं सकते उनके लिए एक फ्लोर जो ऊपर सीढ़ी पे जाते हैं उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये बात पूरी तरह से ये इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये बात सच है, सच नहीं है कि वो पार्ट कभी बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बन सकते, बाकी ये इफेक्ट्स हैं जो सच हैं, ठीक है। अब टीचर वांट्स टू डेवलप द gross motor skill of the students. Which one of activities would not be appropriate for developing gross motor skills? यानी कि एक टीचर जो है वो एक बच्चे का ग्रोस मोटर स्किल डेवलप करवाना चाहता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं होगा। तो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि इन जो ऑप्शन नंबर ए है बॉल थ्रोइंग, बी है स्ट्रेचिंग, सी है क्लाइंबिंग और डी है न्यूज़पेपर स्क्रंच। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये सारी एक्टिविटीज है, ये सब चीज़ें जो बॉल फेंकना है, स्ट्रेचिंग करना है, सीढ़ियों पे चढ़ना है, या फिर न्यूज़पेपर यानी कि पेपर को, छोटे से पेपर को लेके जो निचोड़ देते हैं, पकड़ के उसे स्क्रंच कर देते हैं, उसे बिल्कुल फाड़ देना उस स्टेप से, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सी वो एक्टिविटी नहीं। तो देखो,
ग्रोस मोटर स्किल में हमारे सामने क्या आता है, तो बेसिकली ग्रोस मोटर स्किल में होता ये है कि हम बच्चों के कोर मसल्स को डेवलप करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए उसको चलना फिरता है, उस चलना, थ्रोइंग, किकिंग, या फिर कह सकते हैं खड़ा होना, इस तरह से उसकी इस एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम उसके कोर मसल्स को इंगेज करवाना चाहते हैं, इस वजह से उसको डेवलप करवाना चाहते हैं। तो देखो, तो बॉल थ्रोइंग करना, पूरे हाथ को हम स्ट्रेच करके बॉल को फेंकेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक है। बी है स्ट्रेचिंग, ये भी ठीक है। सी है स्ट्रेचिंग, यानी कि हाथ पैर मसल्स को जब हम एक्सरसाइज करने के लिए वार्म अप करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उस टाइप से। सी है क्लाइंबिंग, यानी कि सीढ़ियों पे चढ़ना, या फिर जो बच्चे खेलते हैं प्ले स्कूल में, उस टाइप से। और फिर डी है न्यूज़पेपर स्क्रंच, यानी कि जो हाथ में लेके पेपर को मोड़ देना है, फिर स्क्विच कर देना। तो यहाँ पे देखो क्या है, अब इतना तो हमें पता चल गया कि बॉल थ्रोइंग ठीक है, स्ट्रेचिंग ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कोर मसल्स का इंगेज हो रही है, पैर क्लाइंबिंग में पैर इंगेज हो रहा है। पर न्यूज़पेपर स्क्रंच में खाली हमारा जो हाथ की हथेली को हम पेपर को जो मोड़ दे रहे हैं, तो वो पूरी हाथ यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि एक छोटी सी मसल्स यूज़ करती है, और उसको हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। दो टाइप की मोटर स्किल्स होती हैं, ग्रोस और फाइन। ग्रोस में क्या होता है कि बड़े हमारी बॉडी की जो कोर मसल्स होती है वो इंगेज हो, यानी कि उसको यूज़ करते हैं। और फाइन में क्या होता है, हमारी बॉडी का, हमारी हाथों की जो स्मॉल मसल्स होती है उसको यूज़ करते हैं। तो इस न्यूज़पेपर स्क्विज, या कि इस न्यूज़पेपर को तोड़ने में, स्क्विच करने में, यहाँ पर हमारे हाथ की छोटी मसल्स यूज़ हो रही है। तो इसलिए हमारे ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फाइन मोटर में आता है, ना कि ग्रोस मोटर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट अ ब्लॉक टूल। तो इसमें पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी चीज़ें, कौन से जो ऑप्शन है वो उससे ब्लॉक टूल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लॉगर, बी है परमालिंक, डी है एडुब्लॉग, और सी है एडुब्लॉग, और डी है वर्डप्रेस। तो देखिए, इसमें से जो ब्लॉग ए है ब्लॉगर, डी सी है एडुब्लॉग, और डी है वर्डप्रेस, ये कहीं ना कहीं से एक तरह से ब्लॉग्स होते हैं। जैसे ब्लॉग इन द सेंस कि हम लिटरेचर पे लिटरेचर हो गया हमारा, उस इसे मीडिया के थ्रू हम ब्लॉग्स देखते हैं, हर कोई अपने किसी भी टॉपिक पे एक ब्लॉग ऑनलाइन डालता है। तो ये पूछा हुआ है कि कौन सा इनमें से ब्लॉग टूल नहीं है। तो देखो, ऑप्शन नंबर बी है परमालिंक। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप एक ऑनलाइन एक यूआरएल, यानी कि एक इंटरनेट पे एक ऐसी साइट्स होती हैं जो बहुत ही टाइम तक कभी चेंज नहीं होती, जैसे कि www.google.com, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बहुत टाइम तक नहीं चेंज होने वाला है, आई थिंक बहुत साल भी हो गए हैं। तो परमालिंक में यही होता है कि इसमें जो चीज़ होती है कभी चेंज नहीं होती है, जो इंटरनेट की प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो ठीक हो जाएगा, बाकी जो सारे हैं वो एक ब्लॉक टूल हैं, तो हमें इतना याद करना पड़ेगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, when the measure what is claimed to measure along with what is worth measuring, यानी कि हम जब कुछ मापन, यानी कि मेजर, यानी कि जब हम किसी चीज़ को टेस्ट लेना चाहते हैं, किसी चीज़ का मापन करना चाहते हैं, व्हाट इज क्लेम्स टू बी मेजर, यानी कि अब हम जो किसी चीज़ का किसी टेस्ट लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम क्या होगा कि हम ऑलरेडी एक दिमाग में अपने एक रिजल्ट बना के बैठे होंगे ना, कि हमें व्हाट्स क्लेम टू बी मेजर, जो ऑलरेडी हम सोच के बैठे होंगे कि इसका रिजल्ट ये आएगा, अलॉन्ग विथ व्हाट इज वॉट टू बी मेजर, जो उसका सही सटीक निकलेगा। तो इस टाइप के टेस्ट को, देन द टेस्ट इज सेट टू बी, यानी तो इस टाइप के टेस्ट को क्या कहा जाता है। तो पहला जो है वो है रिलायबल, बी है वैलिड, सी है ऑथेंटिक, डी है फेयर। तो क्वेश्चन में थोड़ा वर्डिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, बट ये देखिए, जब हम एक टेस्ट लेने से पहले एक एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट हमारा यही आएगा, जो हमने सोचा हुआ है, जो हमने मेज़र करने वाले हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि जो मेज़र करने वाले हैं वो अगर वही आता है तो वो टेस्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला रिलायबल। तो देखो, रिलायबल में होता है क्या, जब हम एक टेस्ट को लेते हैं, रिलायबल टेस्ट कब होगा, जब हम टेस्ट को लेते हैं, और अगर मान लीजिए आज आपने किसी बच्चे का एक टेस्ट लिया है, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट, और उसमें पता चला कि वो बच्चा बहुत साय है, ठीक है। अब वो आप उसका थोड़े दिनों बाद फिर से टेस्ट लेंगे, फिर से पता चलेगा कि वो फिर से उसका रिजल्ट वही निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टेस्ट वो चीज़ है वो बार बार सेम आ रही है, तो वो रिलायबल हो गया, और ये चेंज नहीं होता, वो उतना ही रहता है, तो उसको रिलायबल टेस्ट कहते हैं। बी है वैलिड। वैलिड टेस्ट क्या होते हैं, वैलिड टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जहाँ पर हमने जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया है वही रिजल्ट निकलता है, और वो कभी भी मतलब सही होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो यहाँ पे भी हो गया वैलिड। ऑथेंटिक मतलब बिल्कुल सही रिजल्ट टेस्ट होता है, और डी है फेयर, बिल्कुल मतलब नैतिक रूप से वो सही हो, नैतिक रूप से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट क्लेम्स टू बी मेजर, यानी कि जो हम
टेस्ट लेना चाहते हैं वो सही हो बिल्कुल। तो वैलिडिटी में ही ऐसा होता है कि हम जो टेस्ट लेने वाले हैं उसके प्रति या फिर उस टेस्ट के लिए हम ऑलरेडी एक रिजल्ट पहले से रखते हैं, और वो अगर वो सही निकलता है, ठीक है, और वो अगर जो हम मेज़र करना चाहते हैं वो सही निकलता है, तो टेस्ट को वैलिड कहते हैं। तो आंसर है वैलिड। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द एटीट्यूड टू बी डेवलप इन अ स्टूडेंट थ्रू टीचिंग सोशल साइंस फ्रॉम द गिवन आंसर्स। यानी कि हमें इसमें पूछा हुआ है कि अगर एक बच्चा सोशल साइंस को पढ़ता है, यानी सामाजिक विज्ञान को पढ़ता है, उसे पढ़ने के बाद उसके अंदर उसका रवैया कैसे बदलेगा, या क्या डेवलपमेंट होगी, या क्या उसका विकास किस तरह से, किस चीज़ों के पीछे रवैयों के कैसे बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला हुआ है कि रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ मैन थ्रू आउट द हिस्ट्री सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यानी कि उसके जो एक रिस्पेक्ट, यानी कि वो एक जो मनुष्य ने अपने हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ों को सॉल्व किया, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू स्टार्ट हुई है, या फिर हमारी जो पॉलिटिक्स में देख लेंगे तो फ्रीडम के बारे में हो गया, तो उसके प्रति उसका जो रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि वो उसको एप्रिसिएट, यानी कि उसके प्रति उसका रवैया बदल जाएगा, उसको बहुत ही महत्व देगा। और या फिर ऑप्शन बी है एबिलिटी टू यूज स्टैम्प्स टूल्स लाइक मैप एंड ग्राफ्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके अंदर एक योग्यता हो जाएगी, यानी कि उसकी एबिलिटी आ जाएगी स्टैम्प टूल्स को, मैप्स को, ग्राफ्स को यूज करने की। और फिर है सी में एबिलिटी टू पार्टिसिपेट कंस्ट्रक्टिवली एज अ मेंबर ऑफ लीडर इन ग्रुप डिस्कशन, यानी कि वो क्या करेगा, ग्रुप डिस्कशन में जाके, यानी कि ग्रुप डिस्कशन इन सेंस की डिबेट करना, या फिर चीज़ों को अपने बारे में समझ विकसित, तो बोले कि वहाँ पे जाएगा, अपने जो उसने सोचा है कंस्ट्रक्टिवली उसको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और डी में बोला हुआ है कि नॉलेज टू फाइंड द सोर्सेज ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, यानी कि अब किसी भी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है उसे पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में ये बोला है। तो इसमें सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अब सोशल साइंस में एक सब्जेक्ट तो होता है नहीं, बहुत सारे होते हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, या फिर हम कह सकते हैं ज्योग्राफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अनलिमिटेड और भी हैं। तो बेसिकली अब इन सब के प्रति, या फिर अब क्वेश्चन में इस ऑप्शन ने ये बोला है कि जो मैन ने थ्रू आउट द हिस्ट्री किया, हिस्ट्री में ही नहीं, काफ़ी, अब खाली हिस्ट्री में सेंस की तो वैसे बात हो जाएगी कि जैसे पॉलिटिक्स में तो देख लें तो फ्रीडम जैसे हमारे कंट्री की फ्रीडम है, वो भी कह सकते हैं कि उसमें भी प्रॉब्लम्स आई थी हमारे, तो हमारे सोशली कंट्रीज़ के लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। या फिर कह सकते हैं कि जैसे कि हिस्ट्री में जो मैन ने बहुत सारे डेवलपमेंट की, या फिर वहाँ से देख लेते हैं हम लोग, मैन ने एवोल्यूशन जो किया है एक ह्यूमन से, एनिमल से लेकर ह्यूमन तक, वो भी अप्रिसिएशन के लायक है। या फिर इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं, तो ये जो चीज़ है, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि सोशल साइंस का स्कोप ही बहुत बड़ा है, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन है वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ों को लेके चल रहा है, जैसे कि स्टैम्प टूल, मैप, ग्राफ, तो ये तो हमारे ज्योग्राफी में आ जाएगा, या फिर इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ग्रुप डिस्कशन से खाली एक स्पेसिफिक है। और डी नॉलेज टू फाइंड द सोर्स ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, तो इससे भी कुछ मतलब उसका रवैया इसमें क्या चेंज होगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एम ऑफ विच स्कीम लॉन्च इन 2001 is to provide useful, relevant elementary education for all children in an age group of 16 to 14 years। तो इसमें देखो बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो एक स्कीम लॉन्च हुई थी 2001 में, और जिसमें बोला हुआ था कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो छोटे 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं, जो 8 तक होते हैं, तो उनको फ्री एंड उनको क्या करेंगे हम लोग, इस एज ग्रुप को हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये किस स्कीम के थ्रू बोला गया था, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में ये बोला हुआ, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, जन शिक्षण संस्थान, बी है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सी है द स्टेट रिसोर्स सेंटर, और डी है द सर्व शिक्षा अभियान। तो देखिए, तो जो पहला ऑप्शन ए है जन शिक्षण संस्थान, उसका उद्देश्य ये होता है कि उसका उद्देश्य वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रीय माध्यमिक
शिक्षा अभियान, इसके अंतर्गत ये होता है कि जो स्कूल्स होते हैं उनकी बिल्डिंग की रिपेयरिंग की बात कही है, फिर उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की, तो उसके माध्यम इस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में ये हुआ था। और जो ऑप्शन नंबर सी है द स्टेट रिसोर्स सेंटर, इसके अंदर एडल्ट एजुकेशन की बात हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सर्व शिक्षा अभियान, उसके अंदर 2001, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उसी के अंदर ये बात बोली गई है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो 6 to 14 एज ग्रुप को हम प्रोवाइड करेंगे, और वो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इन अ पर्टिकुलर मैथमेटिक क्लास अ स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव मेथड टू अ प्रॉब्लम, विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज द स्टूडेंट एग्जिस्टिंग, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोला हुआ है कि एक जो स्टूडेंट है मैथ, अब वो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अल्टरनेटिव मेथड, यानी कि उस मैथ उसको सॉल्व करने के लिए अब वो और भी मेथड यूज कर सकता है, सिर्फ एक मेथड नहीं, और मेथड यूज कर सकता है अपनी समझ के हिसाब से। तो ये बोला है कि अब वो अपने जो कॉग्निटिव डोमेन की जो किस स्टेज में, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र में वो कहाँ पर लाई कर रहा है, यानी कहाँ पे स्टैंड कहाँ करता है। तो देखो, तो ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन, बी है नॉलेज, सी है स्किल, और डी है अंडरस्टैंडिंग। तो इन चारों में अगर हम देखते हैं तो एप्लीकेशन, नॉलेज और स्किल में, तो पहली बात तो ये जो कॉग्निटिव डोमेन है वो ब्लूम्स ने दी थी, और उनके हिसाब से उन्होंने कहना था कि एक कॉग्निटिव डोमेन, जो संज्ञानात्मक जो डोमेन होती है वो 6 पार्ट में डिवाइड होती है। तो पहली होती है नॉलेज, दूसरी होती है कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस। ओके, तो जो पहली डोमेन जो होती है, जो पहला जो स्टेज होता है वो है नॉलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बात कर रहा है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम सिर्फ चीज़ों को याद रखते हैं, हमें उसमें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इतना हम इस लेवल पे याद रखते हैं। और सेकंड जो स्टेज होती है वो होती है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना, तो ऑप्शन नंबर डी है, तो वो एक तरह से कॉम्प्रिहेंशन ही हुआ। तो इसमें क्या करते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है और उसको हम समझ लेते हैं, बस इतना स्टेज खत्म हो जाता है। फिर आता है एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखो क्या होगा एप्लीकेशन में, यहाँ पे ये होगा कि हम उस चीज़ को अच्छे से उसको हमने याद किया, उसको अच्छे से समझा, और फिर हम उसको यूज़ करने लगे। अब यूज़ करेंगे तो हमें एक रियल कंडीशन में तो यूज़ करेंगे ना मैथ। तो इसमें भी देखो क्या हुआ है, इस बच्चे ने भी क्या किया, मैथ्स के स्टूडेंट ने उसको अल्टरनेटिव मेथड में समझाया, यानी कि उस एक अपना खुद का मेथड यूज़ किया और एप्लीकेशन में यूज़ किया है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एप्लीकेशन यानी कि उसको इस्तेमाल करना, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर सी जो है स्किल, वो एक स्किल यानी कि सिर्फ एक उसकी क्षमता जो होती है उसकी बात कर लेती हूँ। तो कॉग्निटिव डोमेन की 6 जो मैं स्टेज बताई है ब्लूम की, वो एक पहली थी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस। तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा एप्लीकेशन। देखो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ दिस एग्जाम्पल डज नॉट इंटीग्रेट आर्ट, डांस, म्यूजिक विद द अदर सब्जेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा जो फॉर्म है वो आर्ट और एजुकेशन को, मतलब विच ऑफ द एग्जाम्पल डज नॉट इंटीग्रेट आर्ट, रुक जा यहाँ पे भी रुकी थी ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है कि विच ऑफ दिस एग्जाम्पल डज नॉट इंटीग्रेट आर्ट, डांस, म्यूजिक, क्राफ्ट विद द अदर सब्जेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा जो उदाहरण दिया हुआ है, इनमें से जो सारे डी ऑप्शन तक दिए हुए हैं उनमें से कौन सा आर्ट से, डांस से, म्यूजिक से, सब्जेक्ट से कंबाइन नहीं करता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है स्टूडेंट टू एक्सप्लोर इंडियन मैथोलॉजी यूजिंग पपेट इन सोशल साइंस क्लास, यानी कि वो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, क्लास में क्या करेंगे, पपेट्स को देखते हैं और इंडियन मैथोलॉजी को समझने के लिए। बी में बोला हुआ है कि तमिल स्टूडेंट लर्न द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द लैंग्वेज यूजिंग म्यूजिक एंड लिटरेरी वर्क ऑफ आर डी वर्मन, यानी कि जो आर डी वर्मन का जो म्यूजिक है, लिटरेरी वर्क है उनका, उन्होंने जो म्यूजिक दिया हुआ है उसको तमिल स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
उसको ट्रांसलेटिंग और ट्रांसलेटिंग इन सेंस की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि आदि और मंगल सब हिंदी में है, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, म्यूजिक का यूज़ करेंगे और लिटरेरी वर्क का यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर सी में बोला हुआ है कि हिस्ट्री स्टूडेंट वॉच अ मूवी ऑन अकबर इन ओपन एयर ऑडिटोरियम टू नो द गुड वर्क ऑफ द एम्परर। देखिए हिस्ट्री स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एक अकबर इन सेंस अकबर जो हमारे इतिहास में थे उनकी मूवी देखते हैं एक ओपन यानी कि खुले हुए ऑडिटोरियम में, और उनके अच्छे कामों को देखते हैं। डी में बोला हुआ है मैथमेटिकल स्टूडेंट मैनिपुलेट फ्लावर्स गार्डन्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। अब मैथ्स के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, फ्लावर्स के जो फ्लावर्स होते हैं उसके उसमें जो पेटल्स होते हैं यानी कि उसके जो पत्ते होते हैं फूल के, उसको तोड़ के मैथ्स के जो पैटर्न्स होते हैं उसको स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, कितने चार है उसके फ्लावर में, चार उस टाइप से, चार कलियां उस टाइप से। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसमें, तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा क्योंकि इसमें मैथोलॉजी का यूज़ किया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी भी ठीक होगा क्योंकि इसमें भी म्यूजिक का यूज़ किया हुआ है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में पपेट का यूज़ किया हुआ है, और ऑप्शन नंबर सी में भी ठीक है क्योंकि उसमें क्या हुआ है, उसमें जो हम फिल्म्स यूज़ करते हैं वो भी एक तरह का आर्ट है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी हम चीज़ें देख सकते हैं उसका हिस्ट्री के हिसाब से, म्यूजिक के हिसाब से काफ़ी चीज़ हो जाएंगी। और ऑप्शन नंबर डी जो बोल रहा है कि उसमें बच्चे के फ्लावर्स को लेके मैथ्स वो पैटर्न को समझते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ आर्ट फॉर्म नहीं है, उसमें खाली एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक हो जाएगा। द स्किल ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग आर कॉल्ड स्किल्स, यानी कि स्किल्स और जो टीचिंग को जो स्पीकिंग राइटिंग की स्किल्स होती हैं उसको क्या कहते हैं। पहला ए है एक्टिव, बी है आर्बिट्रेटर, सी है प्रोग्राम और डी है पैसिव। तो देखो लिसनिंग और स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो एक तरह से एक्टिव स्किल्स के अंदर आता है, क्योंकि एक्टिव स्किल्स क्योंकि इसमें हमको अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ती है। स्पीकिंग में क्या हो रहा है, हम आउटपुट दे रहे हैं, राइटिंग में क्या हो रहा है, हमारे हाथ से एक आउटपुट जा रहा है, तो इस तरह से जो हम एक्टिवली उसमें इंगेज्ड है। और जबकि जो हमें कॉन्सेप्ट होता है लैंग्वेज में उसके अंदर LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों आते हैं। लिसनिंग में हम सुनते हैं, स्पीकिंग में हम बोलते हैं, रीडिंग में हम पढ़ते हैं और राइटिंग में, तो देखो स्पीकिंग और राइटिंग में क्या हो रहा है, आउटपुट जा रहा है, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पर लिसनिंग में क्या होता है, हम बस एक साइलेंट की तरह खड़े होते हैं, और जबकि रीडिंग में भी हम साइलेंट रीडिंग कर सकते हैं, कोई हमारा आउटपुट तो जा नहीं रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम एक्टिवली क्या करते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग में इंगेज होते हैं, जबकि पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव में हो जाएगा लिसनिंग और रीडिंग, ठीक है। और आर्बिट्रेटर और प्रोग्राम हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of these is not necessarily a method of motivation to promote self learning in student, यानी कि इससे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा मेथड अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा बच्चों को प्रेरित कर सेल्फ लर्निंग खुद की लर्निंग के लिए प्रमोट यानी कि उसको उत्साहित करने के लिए ठीक नहीं है, उसको प्रेरित करने के लिए सही नहीं है, मोटिवेट करने के लिए ठीक नहीं है। तो पहला है सक्सेस एंड फेलियर टेक्निक, और बी है रिवॉर्ड टेक्निक, सी है नेवर ब्लेम टेक्निक और डी है नॉलेज ऑफ रिजल्ट। तो इसमें तो इसमें देखो क्या होगा, ए में सक्सेस एंड फेलियर टेक्निक में इसमें क्या होगा कि बच्चे जो होते हैं या तो एग्जाम के बाद उन्हें सक्सेस मिलेगी या तो फेलियर मिलेगा। अब उन दोनों से ही क्या होगा, उन दोनों से अगर सक्सेस मिलती है तो वो एक पॉजिटिव उसमें मोटिवेशन आती है, फेलियर आता है उसमें नेगेटिव आता है, बट फेलियर के उस नेगेटिव के बाद भी वो पढ़ने के लिए मतलब प्रेरित होता है। और डी है रिवॉर्ड टेक्निक्स, यानी कि हम अगर बच्चों अगर पास होते हैं तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे, अब वो उसको प्रेरित करेंगे उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको रिवॉर्ड्स देके। और सी है नेवर ब्लेम टेक्निक, उसको ब्लेम नहीं करना होता है, ठीक है। और डी है नॉलेज ऑफ रिजल्ट, अब बच्चों को अपने रिजल्ट पता चल के एक तरह से वो भी एक मोटिवेशन का काम करेगा, अगर वो अच्छा है उसका रिजल्ट आया तो उसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस तरह से हम उसको मोटिवेट नहीं करते, किसी भी इंसान को ब्लेम करके मोटिवेट नहीं किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन है वो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि मोटिवेशन की सही टेक्निक नहीं है, सेल्फ लर्निंग के लिए मेथड सही नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर 13 है, इन द प्रोसेस ऑफ मास्टरिंग रीडिंग स्किल्स एंड इंडिविजुअल गो थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो पहला है रिकॉग्नाइजेशन स्टेज, दूसरा है स्ट्रक्चरिंग स्टेज और तीसरा है इंटरप्रिटेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का जो पहला बोल रहा है वो एक, ठीक है। बी का है मॉडल रीडिंग, सी का है स्ट्रक्चरिंग स्टेज और फिर है अंडरस्टैंडिंग स्टेज, सी है इमिटेशन स्टेज, रिकॉग्नाइजेशन स्टेज, डेमोन्स्ट्रेटिंग स्टेज, रिकॉग्नाइजेशन, और डी का है रिकॉग्नाइजेशन स्टेज,
इंटरप्रिटेशन स्टेज और स्ट्रक्चरिंग स्टेज। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो हम रीडिंग स्किल्स करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, रिकोगनाइज स्टेज, यानी कि हम लेटर्स को समझते हैं, बच्चे लेटर्स को समझेंगे, रिकोगनाइज करेंगे। स्ट्रक्चर यानी कि एक के बाद उनको स्ट्रक्चर कैसे यूज करना होता है, स्ट्रक्चर एक के बाद एक कैसे लगाना होता है। इंटरप्रिटेशन यानी कि उस चीज़ों को समझ के कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट, समझते कैसे हैं, उसके बारे में कैसे अपनी समझ विकसित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। वन ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इज, अब देखो रिफ्लेक्शन का क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए है रिमेम्बरिंग इवेंट्स एंड इंसिडेंट, यानी कि चीज़ों को याद करने की मेमोरी रखना। फिर है मेकिंग मोर इमीडिएटली, फिर है राइटिंग क्लियरली, बीइंग क्रिटिकल, फिर है बीइंग क्रिटिकल अबाउट सेल्फ एंड सिचुएशन। ठीक है, तो पहले में क्या बोल रहा है, पहले ऑप्शन में बोला कि हम चीज़ों को याद करेंगे, इंसिडेंट्स को याद रखेंगे। ठीक है, और जबकि रिफ्लेक्टिव लेवल, और फिर बोला हुआ है कि हम फिर बोला हुआ है कि हम चीज़ों को जल्दी करेंगे। फिर है राइटिंग क्लियरली, हम चीज़ों को साफ तरीके से लिखेंगे। और फिर है डी बीइंग क्रिटिकल अबाउट सेल्फ एंड सिचुएशन, अपने आप को सही तरह से समझना। तो इसमें क्या हो जाता है, देखो इसके अंदर ये हो जाएगा कि इसके अंदर बहुत सारे एक क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव लेवल में बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, बहुत सारी बिलीफ होते हैं, जिसकी वजह से एक जो इंसान होता है अपनी सोच को खुद समझता है, यानी कि चीज़ों को समझता है। और वो सब चीज़ आसपास से कहीं से, मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल पे अपने एक्सपीरियंस से समझता है। इवेंट जो उसके लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं उसको उससे समझता है। और इन चीज़ों को एक साथ समझने के बाद, खुद को समझने के बाद, फिर समाज को अपने आप को समाज के पर्सपेक्टिव से समझने के बाद क्या होगा कि वो खुद के प्रति या फिर खुद की सिचुएशन, अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन के प्रति क्रिटिकल, यानी कि खुद ही मतलब अपनी समझ विकसित कर लेगा। तो रिफ्लेक्सिव लेवल में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बीइंग क्रिटिकल अबाउट सेल्फ एंड सिचुएशन, यानी कि खुद के प्रति और चीज़ों के प्रति एक संवेदनशील हो जाना, सिचुएशन के प्रति बीइंग क्रिटिकल अबाउट अलग डिफरेंट। और ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पार्ट तो है पर ये पूरा तरह से सही नहीं है, क्योंकि इन द एंड हम खुद के बारे में और सिचुएशन के बारे में क्रिटिकल होते हैं, यानी कि खुद की समझ विकसित करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव लेवल पे, और अपने समाज को देख के। और सी भी राइटिंग क्लियरली गलत हो जाएगा और बी भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेजर एस्पेक्ट इन प्ले राइटिंग। तो देखो इसमें ये बोला हुआ है कि जब हम प्ले राइटिंग क्या होती है, वो जैसे कि ड्रामा हो गया, ये नुक्कड़ नाटक हो गई, जो हम प्ले कर सकते हैं, स्ट्रीट प्ले हो सकते होते हैं, या फिर जो हम कहीं पे स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं, प्ले राइटिंग। ओके, तो उसमें ये बोला है कि उसमें क्या होता है कि मेजर एस्पेक्ट, यानी कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा नहीं होगा, नॉट की बात हुई है। तो पहला है प्लॉट, दूसरा है जेनर, सी है डायलॉग, फिर है क्लिंच। ओके, तो इसमें देखो प्लॉट में क्या होता है, प्लॉट में ये होता है कि हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, जो इंसिडेंट स्टोरीज में हो रही है या फिर इंसिडेंट स्टोरीज में हो रहा है उसको हम स्ट्रक्चर करेंगे एक के बाद एक, कौन सा इंसिडेंट कब आएगा और कौन सा इंसिडेंट बाद में आएगा। जैसे कि बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, कहानी होती हैं कि उसमें क्या होता है कि पहले जो एंड का मतलब एंड के सीन होते हैं वो पहले बता दिया जाता है कि तो अलग अलग एक्सपेक्ट में वो बनाया स्ट्रक्चर उसका होता है, बीच में या फिर आगे पीछे उस तरफ से प्लॉट। फिर है जनरल इन सेंस की वो किस तरह का प्ले है, यानी कि कॉमेडी है, थ्रिलर है, किस तरह से, यानी कि उसमें जो प्ले राइटिंग में जो ड्रामा कहानी लिखी हुई है वो किस तरह से उसे प्ले करना है। फिर है डायलॉग, तो देखो डायलॉग तो होंगे क्योंकि वो उनको परफॉर्म करना है स्टेज पे, तो उसके बिना तो हो नहीं सकता है। फिर है डी, वो है क्लिंच। अब क्लिंच की बात की जाए तो क्लिंच होता क्या है, तो बेसिकली समझो कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसे कुछ लाइन्स होती हैं जो बहुत टाइम से यूज़ हो रहे हैं और उस टाइम को यूज़ करने के बाद वो अब इतने यूज़ हो चुके होते हैं कि अब उनको वो एक नेगेटिव पॉइंट होते हैं प्ले, मतलब कुछ भी लिखने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है अब उस टाइप के वर्ड्स को या फिर उस टाइप की लाइनों को हमें यूज़ ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्लिंच एक्चुअली क्लिंच होता ये है कि जो हमें यूज़ नहीं करना है वर्ड्स को यूज़, क्योंकि वो बहुत यूज़ हो चुके होते हैं, हमारी जो हम जो देख रहे हैं उसको बहुत यूज़ हो चुके होते हैं। जैसे कि लाइन्स होती हैं जो हम बार बार सुनते रहते हैं, फिल्म्स में होती हैं, उस टाइप से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि क्लिंच का मतलब यही होता है कि हम उस टाइप्स की हमें यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको एक नेगेटिव पॉइंट की तरह देखा जाता है।
या फिर बहुत से डायलॉग्स होते हैं उस टाइप से, ठीक है, जो जो यूज हो रहे हैं बहुत, और वो बहुत ही इतने यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो क्लिंच वही होता है, और बाकी सब तो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। किसी भी ड्रामा भी देख लो, ड्रामा हो गया, प्ले राइटिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे पार्ट, ठीक है। और क्लिंच को छोड़ के, क्योंकि उसको मना करते हैं कि हमें यूज नहीं करना चाहिए, ओके। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दिस ऑप्शंस इज अ बैरियर इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि इसमें बोला हुआ है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, समावेशी शिक्षा होती है, वो एक बाधा बनाती है, एक बाधा की तरह खड़ी होती है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कंस्ट्रक्टिंग अ करिकुलम दैट मीट टू द नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन, यानी कि एक ऐसा करिकुलम बनाना जो सभी बच्चों के जरूरत के हिसाब को पूरा करे, एक ऐसा करिकुलम बनाना। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है फ्रेंडशिप एंड सोशल स्किल डेवलपमेंट, यानी कि दोस्ती, बच्चों में आपस में दोस्ती हो, और जो सोशल स्किल्स यानी कि आपस में जो बात करने की स्किल्स होती है ना, वो डेवलप हो, यानी कि वो उसका विकास हो। फिर है चिल्ड्रन डेवलप अ पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्फ एंड देयर सोसाइटी, जो बच्चे जो होंगे वो अपने समाज को अच्छी तरह से समझेंगे और अपनी सोसाइटी को समझेंगे। डी है पेरेंट्स विजन ऑफ गिविंग देयर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन अ नॉर्मल लाइफ कैन बी मेड ट्रू, यानी कि बच्चों को जो माँ बाप का एक सपना होता है अपने डिफरेंटली एबल यानी कि स्पेशल चाइल्ड को एक नॉर्मल लाइफ देने का जो सपना होता है वो सच हो सकता है समावेशी शिक्षा के थ्रू। तो देखो बैरियर की बात की जाए यानी कि रुकावट की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंडशिप कभी रुकावट नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी चिल्ड्रन का जो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा अपने आप को सोसाइटी में ढालने का, समझने का, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं जा सकता है। डी में जो बोल रहा है डी में क्या बोल रहा था कि माँ बाप की ये सोच है पॉजिटिव सोच की उनका बच्चा भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, वो भी नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, कभी बैरियर नहीं, एक बाधा कभी क्रिएट नहीं करेगा समावेशी शिक्षा में। पर ऑप्शन नंबर ए में जो बोला हुआ है कि एक करिकुलम, हम ऐसा करिकुलम बनाएंगे जो सभी बच्चों की नीड के हिसाब से होगा, वो ऑप्शन गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब करिकुलम हमारे सामने समावेशी शिक्षा में बहुत टाइप के बच्चे आ जाएंगे, पिछड़े बालक आ जाएंगे, यानी कि पिछड़े बालक हो गए, और नॉर्मल चाइल्ड हो गए, आइडल प्रगत हो गए, यानी कि अलग अलग तबके के जो बच्चे होते हैं, माइनॉरिटीज़ जो होती है वो हो गई। तो यहाँ पे उन लोगों को हम उन सभी के हिसाब से करिकुलम तो अलग अलग बनना चाहिए ना, पर होगा क्या कि एक ही करिकुलम बन रहा है, तो जो बच्चों की नीड्स के हिसाब से नहीं हो पाता है इस एक करिकुलम, इसलिए जो ये है वो एक तरह से बैरियर है, एक बैरियर खड़ा करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई द लर्निंग स्टाइल फ्रॉम विच द डिस्क्रिप्शन, यानी कि इसमें से आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ये जो लर्निंग स्टाइल है यानी कि अधिगम शैली है कौन सी होगी। पहली जो है वो है रीता इज गिवन आ प्रोजेक्ट ऑन सेविंग इन्वायरमेंट, सी प्रिफर यूजिंग चार्ट डायग्राम्स विजुअल एड्स ओवर द रिटन वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग प्रेफरेंस डज रीता एग्जिबिट, यानी कि अब रीता ने क्या किया कि वो इन्वायरमेंट में प्रोजेक्ट बना रही थी, ठीक है। अब वो जब प्रोजेक्ट बना रही थी तो उसने क्या किया, उसने रिटर्न में प्रोजेक्ट नहीं बनाया बल्कि उसने चार्ट्स का यूज़ किया, डायग्राम का यूज़ किया और विजुअल एड्स का, यानी कि जो दृश्य सामग्री होती है उसका यूज़ किया। राइटिंग के लिखने के बजाय उसने ये सब यूज़ किया। तो इस टाइप की जो उसने लर्निंग करी है वो किस टाइप की है। ए है विजुअल और नॉन वर्बल लर्निंग, यानी कि ऐसी लर्निंग जो विजुअल हो और नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक, जो जिसमें वर्डिंग का यूज़ ना हो, बोला ना जाए वो। बी है टैक्टाइल लर्निंग, टैक्टाइल लर्निंग में सेंस की टैक्टाइल लर्निंग वो होती है जब हम अपने कुछ सीखने के लिए अपने बॉडी मूवमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि जब हम लिखते हैं, जब हम क्लासरूम में होते हैं, जब हमको पढ़ रहे होते हैं तो हमें हमारे कभी कभी हाथ हिलने लगते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम पेन से टेबल पे मारने लगते हैं, या फिर तब क्या होता है हमारा दिमाग तो काम कर रहा होता है, बट उस टाइम ये होता है कि तो टैक्टाइल लर्निंग में ये होता है कि हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती है, इसलिए जब हम वो लिखते हैं या फिर नोट्स बनाते हैं तो वो हमारे जो हम सीखते हैं वो बहुत अच्छे से सीखते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी उस टाइप से वर्क कर रही होती है। तो टैक्टाइल लर्निंग में ये होता है कि जब हम हाथ का मूवमेंट करके या फिर बॉडी यूज करके हम लर्निंग कर रहे होते हैं तो उस समय अगर, ठीक है। और सी है विजुअल वर्बल लर्निंग, यानी कि विजुअल लर्निंग यानी कि जो इसमें विजुअल लर्निंग भी हुई है और वर्बल लर्निंग भी हुई है। डी है ऑडिटोरी लर्निंग स्टाइल, यानी कि सुनकर लर्निंग हुई है। तो देखो पहली बात इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ बॉडी मूवमेंट्स का तो कुछ है नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है विजुअल वर्बल लर्निंग वो भी एक तरह से गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बोलने का कुछ भी नहीं हुआ है,
ठीक है। विजुअल लर्निंग, विजुअल तो हुआ है, देखो विजुअल में क्या आ गया, विजुअल एड्स आ गए, पर वर्बल तो कुछ नहीं है ना। और फिर है ऑडिटरी लर्निंग, क्योंकि वर्बल के अंदर हमारे पास चार्ट्स भी है, डायग्राम्स भी है, और ना ही वो विजुअल में आ रहा है ना ही वर्बल में आ रहा है। सॉरी हाँ, विजुअल में विजुअल आ गया और चार्ट्स और डायग्राम में कुछ नहीं आ रहा। और डी जो है ऑडिटरी लर्निंग, वो तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक होगा, क्योंकि पहली बात विजुअल एड्स आ गए और दूसरा नॉन वर्बल लर्निंग स्टाइल, जिसके अंदर जो अशाब्दिक रूप से जो लर्निंग चीज़ें होती है, जैसे कि चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, उसका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये चार्ट्स और डायग्राम नॉन वर्बल में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ सोशल साइंस का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी लॉ, ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो देखो एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है। एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है, जो कल्चर और सोशल को उसमें पढ़ते हैं, तो ये भी एक सोशल साइंस का पार्ट होता है। और ऑप्शन नंबर बी है लॉ, तो ये तो ऑलरेडी पॉलिटी से ज्वाइन हो रहा है। और सी है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी तो भाई ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा ठीक, क्योंकि बायोलॉजी जो होता है वो साइंस का पार्ट होता है। और जो स्टैटिस्टिक्स की डी में बात कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स तो बहुत सारी जगह यूज़ होता है। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है, पॉपुलेशन जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी में, उसमें भी यूज़ होता है, और इस तरह से सोशल साइंस में तो यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर सोशली डिटरमाइंड डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमन, ये समझने की बात, ये समझना कि हमारे समाज में सोशली मैन और वुमन अलग है, और इसके एंड दैट इन्फ्लुएंस एक्सेस टू द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज, यानी कि और इसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस आता है रिसोर्सेज पे, रिसोर्सेज यानी कि बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के पे, वो किस टाइप का, उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि हम ये जानते हैं कि सोशली जो मैन और वुमन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि सोशली सामाजिक रूप से, जैसे सामाजिक रूप से हर किसी का एक कह सकते हैं कि भूमिका निर्धारित की जाती है। अब या फिर हमारी जो सोसाइटी में है एक रोल प्ले की तरह देखा, पैट्रियार्की सोसाइटी, ओके ऑलमोस्ट हमारी सोसाइटी पैट्रियार्की सोसाइटी है, तो उसमें एक रोल प्ले किया जा रहा होता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, अब इन चीज़ों की वजह से वुमन ऑलरेडी क्या बोलते हैं बैक में जा रही है, बैकवर्ड है। ठीक है, तो अब इससे उस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अब इसमें क्या एंड दैट उससे उसकी वजह से जो रिसोर्सेज होते हैं उस पे, जो रिसोर्सेज यानी कि चीज़ें जो होती हैं उस पे जो कंट्रोल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कि ठीक है, पहला है जेंडर पैरिटी, बी है जेंडर इक्वलिटी, बी है जेंडर इक्विटी, और सी है जेंडर इक्वलिटी, और डी है जेंडर अवेयरनेस। तो देखो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है जेंडर पैरिटी, उसका मतलब समझ लेते हैं। तो जेंडर पैरिटी ये होता है कि जब गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे समझते हैं, उनमें अगर मान वो जब ये एक्चुअली एक डाटा होता है, और डाटा ये होता है कि इसमें हम रेशो निकालते हैं गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में का, और इसमें ये होता है कि हम देखते हैं कि इनमें कितना डिफरेंस, मतलब क्या डिफरेंस आ रहा है, या फिर क्या ऑफिस इनकम में, या फिर इनके एजुकेशन में। जैसे कि प्राइमरी लेवल पे हम देख लें तो 5th क्लास में कितनी लड़कियां और कितने लड़कियों के अनुपात में रेशो में कितने लड़के स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, दोनों के रेशो निकालेंगे, अगर दोनों में सेम है तो 1:1 हो जाएगा। और इसी तरह तो ये क्या हो गया, जेंडर पैरिटी में ये देखते हैं कि इनका रेशो कितना है, इनकम में भी और एजुकेशन में भी पैरिटी, यानी कि उसमें डिफरेंस। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर है जेंडर इक्विटी, तो जेंडर इक्विटी में क्या होता है, दोनों ऑप्शन समझते हैं, जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इक्विटी। देखो इक्वलिटी का मतलब तो जेंडर इक्वलिटी जब हम दोनों ही को, मैन और वुमेन को सेम लेवल पे समझते हैं और उनमें कोई फर्क नहीं करते हैं, वो हो जाता है जेंडर इक्वलिटी। पर बी में क्या हो, इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में ये होता है कि हमें पता है कि वो दोनों मतलब सेम है, बट हमारे समाज में उनका जो सोशली हम सामाजिक रूप से वो जो बैकवर्ड हो रखे हैं, उनकी जो सिचुएशन है वो ऊपर नीचे है, सेम तो है नहीं। तो उसके हिसाब से क्या होता है, हम उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे वुमेन्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, फिर और हेल्प प्रोवाइड करना वुमेन्स को, तो ताकि उनका जो लेवल है सेम हो सके। तो इसको इक्विटी कहते हैं, यानी कि इक्वलिटी और इक्विटी में कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वलिटी होता है कि हम उनको समान अवसर देते हैं, पर वहाँ पे रिसोर्स उनको पूरा उसकी बात नहीं की जाती, हम उनको एक समान रूप से देखते हैं। बट इक्विटी में ये होता है कि जो तबका सामाजिक रूप जो नीचे है
समान होते हुए भी उनको सोसाइटी में, समाज में नीचे कर रखा है। तो उनको ऊपर लाने के लिए, सेम लेवल पर लाने के लिए उनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं और उनको रिसोर्सेज पे कंट्रोल किया जाता है। तो ये देखो, और क्वेश्चन में भी यही बोल रखा है कि सोशली डिटरमाइन, तो क्वेश्चन ने भी यही पूछा था कि रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होगा, इन्फ्लुएंस कैसे इस पे इन्फ्लुएंस करता है। तो क्वेश्चन नंबर बी इक्विटी सही हो जाएगा। और देखो डी में क्या बोला, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी है जनरल अवेयरनेस, यानी कि बस जनरल अवेयरनेस में ये होता है कि हमें इतना, जेंडर अवेयरनेस में ये होता है कि हमें इतना पता होना चाहिए कि जो समाज में ये चीज़ें कैसे हैं, यानी कि ऑफिसेस में, इनकम में, उनमें जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, ये सब बातों को जानना, ये ही जनरल अवेयरनेस होती है कि जो मैन और वुमेन का डिफरेंट वो लोग अलग हैं इस टाइप से। पर जनरल इक्विटी में रिसोर्सेज की बात होती है, क्योंकि ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 देख लेते हैं। द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स दैट मार्क अप अ डाइवर्जेंट थिंकर फ्रॉम अ कन्वर्जेंट थिंकर आर, यानी कि इनमें से बोला हुआ है कि एक डाइवर्जेंट थिंकर और एक कन्वर्जेंट थिंकर में फ़र्क क्या होगा। देखो, अब डाइवर्जेंट थिंकर कौन होता है? डाइवर्स, देखो वर्ड से समझेंगे। डाइवर्स यानी कि फैलना, और कन्वर्स मतलब यानी कि कंजर्व मतलब कि जैसे छोटा होना, उस टाइप से अपनी थिंकिंग को सीमित रखना। कन्वर्स यानी कि उसको छोटा करके, ठीक है। तो डाइवर्जेंट थिंकर वो लोग होते हैं जो बहुत ही डाइवर्स रूप में, मतलब खुलकर सोचते हैं। और कन्वर्स वो होते हैं जो चीज़ों को बहुत ही सोच समझ के करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी से करते हैं, इस टाइप से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ एट्रीब्यूटेड डाइवर्स थिंकर को। तो बेसिकली इसमें देखो बात डाइवर्स की कर रहे हैं। क्वेश्चन समझो, द इम्पॉर्टेंट डाइवर्स थिंकर से कन्वर्स थिंकर से, ठीक है। ऑप्शन ए है फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी। तो डाइवर्स की बात हो रही है, तो डाइवर्स तो देखो भाई, फ्लुएंसी ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी वो बिल्कुल सही होगा, और फ्लेक्सिबल यानी कि चीज़ों को अपने आप को ढाल लेगा। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एलेबोरेशन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इन अ सेंस की, और लचीला, और क्या बोलते हैं कि चीज़ों को अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, ढल जाना। फिर है ओरिजिनलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो, ओरिजिनलिटी तो करेक्टर ठीक है डाइवर्जेंट का, क्योंकि उसमें नयापन तो होगा, क्योंकि डाइवर्स है और चीज़ों को नए तरीके से सोच रहा है। पर कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि चीज़ों को बहुत ही समझ के करना, वो तो कन्वर्स की प्रॉपर्टी है। और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। इमेजिनेशन ओरिजिनलिटी, यानी कि उसके सोचने की क्षमता और उसकी ओरिजिनलिटी यानी कि नयापन। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्जन की यही प्रॉपर्टीज होती है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ब्लूम कॉग्निटिव डोमेन इंक्लूड, यानी कि जो ब्लूम की कॉग्निटिव डोमेन की जो थ्योरी है, जो मैंने आपको भी एक ऑप्शन ऑलरेडी आया था, तो उसमें मैंने आपको 6 स्टेजेस बताए थे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि उसमें से इन सब में से कौन सी इंक्लूड कर रही है, कौन सी सही है। तो पहला जो है वो है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन एंड एवोल्यूशन। बी है इंटरेस्ट, वैल्यू, नॉलेज एंड एनालिसिस। सी है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, एटीट्यूड, एवोल्यूशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। डी है नॉलेज, एप्लीकेशन, वैल्यू, वैल्यू एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले मैंने उस टाइम में आपको समझाया था कि ब्लूम की कॉग्निटिव की 6 पार्ट होते हैं, जिसके अंदर नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमको उसे याद करना पड़ेगा कि पहले हम नॉलेज लेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंस करेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे, फिर एवोल्यूट यानी कि सिंथेसाइज से एनालिसिस करेंगे। अब तो इस टाइप से, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बाकी जो है वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि हमको इसको सीरीज में याद करना पड़ेगा। बेसिकली ब्लूम की कॉग्निटिव डोमेन की 6 पार्ट है, उसके हमको उसे याद ही करना पड़ेगा। इसमें कुछ समझने का तो है नहीं, बस उसको हमें उसके हिसाब से देखना पड़ेगा और अरेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लो मतलब कि फ्लो, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। फंक्शनल लिटरेसी फॉर एडल्ट वुमेन वॉज इनिशिएटेड बाय ICDS इन द ईयर, यानी कि इससे पूछ रहा है जो फंक्शनल लिटरेसी फॉर एडल्ट वुमेन की कौन से साल में इनिशिएट की गई थी। तो इसका आंसर है 1975 से लेके 1975 टू 1976। तो इसका सिंपल हमें याद करने की ज़रूरत है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो बोल रहा है कि टीचर कैन सपोर्ट स्नेहा अ डायलैक्सिक चाइल्ड बाय, यानी कि एक टीचर है वो स्नेहा को कैसे सपोर्ट कर सकती है जो एक डायलैक्सिक चाइल्ड है, उसको डायलैक्सिया की प्रॉब्लम है। कैसे करेगी? अलॉटिंग अ बडी, एक बच्चे को सपोर्ट, एक उसके दोस्त को सपोर्ट करके उसको प्रिंटेड नोट्स दे के, गिविंग अ प्रिंटेड नोट्स। सी गिविंग मोर राइटिंग प्रैक्टिस, लिखने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा देके। या फिर ये गिविंग रेमिडिएशन, यानी कि उसको चीज़ों को उसको समझा के उच्चारात्मक उपाय के साथ
ठीक है, यानी कि उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो देखो डायलेक्सिया होता है क्या है कि डायलेक्सिया वो प्रॉब्लम होती है जब बच्चों को लर्निंग प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं। और जो पढ़ नहीं पाएंगे तो एक टीचर क्या कर सकेगा, क्या वो एक उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या वो एक उसके फ्रेंड को अलोकेट कर सही होगा? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी है गिविंग प्रिंटेड नोट्स, उसको एक नोट्स देगा तो उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। फिर सॉरी, उससे उसको प्रिंटेड नोट्स देगा, ओके प्रिंटेड नोट्स देगा। फिर है गिविंग मोर राइटिंग प्रैक्टिस, फिर है गिविंग रेमडीएस, सॉरी, तो फिर गिविंग प्रिंटेड नोट्स जब वो दे देगा तो देखो क्या होगा। गिविंग प्रिंटेड नोट्स देने से ये होगा कि जब वो नोट्स दे उसने दिया है तो बच्चा क्या करेगा, स्नेहा क्या करेगी, वो उसको पढ़ेगी, सीधी सी बात है। उस और जब वो पढ़ेगी तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, डायलेक्सिया। और डायलेक्सिक क्या होता है, जब किसी को पढ़ने की प्रॉब्लम होती है। अब उसको जो प्रिंटेड नोट्स दिए हैं तो अब स्नेहा पढ़ रही है तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व होगी। क्यों, उसकी जो ये प्रॉब्लम है क्योंकि उससे को प्रैक्टिस करेगी तो वो हो सकती है वो सॉल्व होने का चांसेस ज़्यादा पढ़ने में हेल्प करेगा। और नोट्स राइटिंग का तो कुछ नहीं होगा क्योंकि राइटिंग जो होता है वो डिस्ग्राफिया में होता है, जबकि डिसलेक्सिया में रीडिंग प्रॉब्लम होती है, जो कि प्रिंटेड नोट्स के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। रेमेडिएशन का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि बेसिकली इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अब तो आंसर नंबर 20 करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स आर बेस्ट सूटेड कंपोनेंट्स, यानी कि ऑडियो जो विजुअल एड्स हैं वो कब बेस्ट, किस चीज़ के लिए बेस्ट होंगे। पहले है दे आर डिफिकल्ट, वो बहुत ही मुश्किल होते हैं। दे आर इंटरेस्टिंग, उनको वो बहुत ही रचनात्मक, यानी कि उससे बहुत ही इंटरेस्ट आता है उस। फिर है व्हेन, सी है व्हेन देयर इज एक्सेसिव टाइम, जब आपके पास बहुत सारा समय है। डी है दैट दे आर बेटर अंडरस्टूड व्हेन विजुअल रिप्रेजेंटेटिव्स आर सपोज बाय एनिमेशन, यानी कि हम उसका इस्तेमाल तब करेंगे और अच्छे से तब समझेंगे जब हम एनिमेशन के थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एनिमेशन के थ्रू जैसे कि हम पीपीटीज बना सकते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू व सब्जेक्ट्स हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में डिफिकल्ट तो गलत हो जाएगा। इंटरेस्टिंग लेके हाँ इंटरेस्टिंग होता है बट हमको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और फिर सी में जो बोल रखा है व्हेन देयर इज एक्सेसिव टाइम, जब बहुत आपके पास समय हो तभी करोगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन है कि हम ऑडियो विजुअल एड तब सबसे अच्छा होगा जब हम उसको अपने टीचिंग में यूज़ कर सके, अपने लर्निंग में यूज़ कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। In the process of mastering reading skills, an individual go through the different stage in the following। तो इसमें बोला हुआ है कि एक जब हम रीडिंग स्किल का मास्टर करते हैं, जब पढ़ने का हम मास्टर करते हैं तो इसमें से कौन सी स्टेज पे हम, क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, चेकलिस्ट डज नॉट सूट एक्सेसिंग ऑल डोमेन बिकॉज, देखो अब यहाँ पर चेकलिस्ट की बात हो रही है। चेकलिस्ट क्या होता है, चेकलिस्ट वो लिस्ट होती है जब एक टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करता है, यानी कि एक चीज़ जैसे कि ये एक्चुअली फॉर्मेटिव असेसमेंट के टाइम पे ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे वो उसके बिहेवियर को, वो क्या कर रहा है, उसके क्लासरूम में क्या कर रहा है, उसके जो बिहेवियर को चेक करने के लिए, चेंज करने के लिए यूज़ करता है, बहुत सारी चेकलिस्ट बनाता है। तो उसमें ये पूछा हुआ है कि चेकलिस्ट डज नॉट सूट असेसिंग ऑल डोमेन, यानी कि चेकलिस्ट जो होता है वो हर डोमेन को एक्सेस नहीं करती है। क्यों, ऑप्शन ए है इट डजंट अलाउ रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट, यानी कि विकास में क्या बदलाव आ रहा है वो उसको रिकॉर्ड नहीं करती है। ठीक है, फिर है बी इट्स नॉट ईजी टू यूज, ये इस्तेमाल करने के लिए उपयोगी नहीं है, ईजी नहीं है। फिर है इट इज़ नॉट रिलायबल, यानी कि ये रिलायबल इन द सेंस कि बार बार इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर है इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। तो देखो चेकलिस्ट में हुआ क्या कि चेकलिस्ट में आप उसके बिहेवियर को देखेंगे, क्लासरूम में उसको क्या चीज़ें हमें चेंज करना है वो सब देखेंगे, और उसके हैबिट्स को चेंज करना है, या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट में काफ़ी यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, वो चीज़ें हम उसमें चेंज तो करेंगे, चेकलिस्ट बना के उसमें बदलेंगे, बट होगा क्या कि हम उसके रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, उसको हम उसकी डेवलपमेंट का ये चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक हो जाएगा कि चेकलिस्ट में क्या होगा कि सबको डज नॉट सूट एक्सेसिंग ऑल द डोमेन, हर चीज़ के लिए सही नहीं होता, क्योंकि इससे क्या क्योंकि हम इसमें डेवलप बच्चे की प्रोग्रेस जो है उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन टू ट्विच कॉटन एंड पेस्ट इट ऑन द पिक्चर ऑफ डक। अब टीचर ने क्या कहा कि उसने क्या कहा कि एक पिक्चर ली और एक बच्चों को कॉटन दिया और उस कॉटन को लेकर उस डक के ऊपर चिपकाने को कहा। ठीक है,
डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज टेकिंग प्लेस थ्रू दिस एक्टिविटी, यानी कि अब यहाँ पे किस टाइप की डेवलपमेंट हो रही है। पहला ए है सोशल, बी है क्रिएटिव, सी है इमोशनल और डी है फाइन मोटर। तो देखो इससे पहले भी एक एमसीक्यू आया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि फाइन मोटर क्या होता है और ग्रोस मोटर क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, देखो ध्यान से। यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक बच्चा अपने हाथ से रुई ले रहा है, हाथ का इस्तेमाल हो रहा है उसकी हाथ के हाथ के पार्ट का, अब वो उसे लेके पेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या वो बहुत ही यूनिक वे में फिर कह सकते हैं कि अपने हाथों को यूज़ करके उसके हाथ की मसल्स का यूज़ हो रहा है। और फाइन मोटर में भी यही होता है कि बच्चों की हाथों की छोटी मसल्स जो होती हैं हाथ, उसका यूज़ होता है, और यहाँ भी यही हो रहा है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फाइन मोटर, क्योंकि यहाँ पे उसकी हाथ का यूज़ हो रहा है और वो उसे कॉटन में यूज अपने उस पर यूज़ कर रहा है, अपने हाथों को यूज़ करके पेस्ट कर रहा है, चिपका रहा है। और सोशल, इसलिए सोशल का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि समाज का तो कुछ लेना देना नहीं है। क्रिएटिव कि आप सोचिए कि रचना क्रिएटिव इस तरह से सोच रॉन्ग इसलिए है क्योंकि क्रिएटिव इसमें कुछ नहीं हो रहा है, वो बस लेके पेस्ट कर रहा है, उसके कुछ रचनात्मक उसका कुछ हो नहीं रहा है, समझ उसकी नहीं हो रही है। इमोशनल तो कोई रोल नहीं है, संवेगात्मक यानी कि संवेगात्मक सेंस की इमोशनल किसी के प्रति भावना है, तो इसमें ये भी कोई है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी फाइन वर्ड, क्योंकि इसका उसका हाथ का इस्तेमाल हो रहा है और उसे उसके यूज़ करने से उसकी हैंड्स की मूवमेंट हो रही है। तो आज की क्लास बस हम इतनी ही रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए टॉपिक्स, नए एमसीक्यूज लेके आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे।